ये देखो, ये अलग अलग इन्होंने टाइप दे दिए कि जिस बेसिस पे हम सूचर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्बेबिलिटी क्या क्या हो जाएगा, अब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल हो जाएगा। स्ट्रक्चर के बेसिस पे मोनोफिलामेंट है या मल्टीपल फिलामेंट है, ये हो जाएंगे एग्जाम्पल इनके लिखे हुए सामने। नाइलॉन क्या होता है, सिंथेटिक। मोनोफिलामेंट होता है। सिंथेटिक और नेचुरल वाला भी देखेंगे। ये अब सिंथेटिक भी हो सकता है, सिंथेटिक में ये मोनोफिलामेंट हो सकता है, आगे कोटिंग होती है कि नहीं हो सकती उसके अंदर भी आ सकता है। मटेरियल नेचुरल उसमें भी आ सकता है, यही सेम एग्जांपल। यूसेज कहां पे करते हैं, ये देखो नाइलिन की यूसेज ऑप्थेल्मिक यानी कि आंख वाले ऑपरेशन में, आई की सर्जरी में कर सकते हैं, आई लिड में यूज कर सकते हैं। तो एक ही एग्जांपल सब जगह आ जाएगा। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में फ्रैक्चर्स के टाइप पढ़े थे, एक ही एग्जांपल में सारी चीजें आ रही थी, वैसे ये भी आ जाएंगी। ठीक है, तो अपन पढ़ेंगे इनको थोड़ा अलग अलग, मतलब लेकिन बात एक ही है, वो सारे मिक्स होके आ जाएंगे। चलो, अब ये सिंपल सा क्लासिफिकेशन इसलिए बनाया है कि सारा अगर याद ना भी रहे तो एक बेसिक जो है, जहां से आपको स्टार्ट करना है लेक्चर, जैसे ही लेक्चर कंप्लीट होता है, जहां से आपको रिवाइज करना है, पढ़ना शुरू करना है, तो ये एक चार्ट दिखेगा तो एक आइडिया रहेगा दिमाग में कि हाँ चलो सूचर के बारे में एक बेसिक सा हमें पता लग गया है। अदरवाइज तो क्लासिफिकेशन सभी टाइप से होता है। अब कुछ बुक्स में क्या होता है, सूचर के पहले ये देखते हैं, बुक्स की बात बाद में करेंगे। सूचर ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल मैंने लिखा है यहां पे, इसको फोकस करना जब आप पढ़ें। तो ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल क्या था, या तो नेचुरल होगा वो, या फिर सिंथेटिक। सिंथेटिक होगा। अब नेचुरल वाला किस बेसिस पे डिवाइड कर दिया हमने, ऑन द बेसिस ऑफ एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। एबिलिटी। नॉन एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। हुआ तो एब्जॉर्बेबल, नहीं एब्जॉर्ब हुआ तो नॉन एब्जॉर्बेबल। ठीक, ये सिंथेटिक वाला है, इसमें भी दो टाइप हो सकते हैं, एब्जॉर्ब भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि वो एब्जॉर्ब ना हो। अच्छा चलो, इसमें नॉन लिख देता हूं, ये लिखना भूल गया होगा मैं यहाँ पे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या, थोड़ा सा उल्टा लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, चलो मतलब उल्टा नहीं है, सही है, बस ठीक कर दूंगा इसको मैं, डोंट वरी। अभी यहां पे ध्यान दो, इसमें क्या बोलना चाह रहा था मैं, कि कुछ बुक्स में अलग रहता है। अगर एब्जॉर्बेबल आपको बोल दे कि एब्जॉर्बेबल है, इसमें भी हम फर्दर क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि ये नेचुरल वाला है कि सिंथेटिक वाला है, टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है, कुछ भी उल्टा सीधा घुमा के कुछ भी दे दो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे कॉन्सेप्ट अगर ठीक है, हमें दो चीजों के बीच का डिफरेंस पता है, तो बिल्कुल वो बिल्कुल चीजें आसान लगती हैं। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि सर यार क्या मतलब, बिल्कुल बच्चों वाली बात है, बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको जरूरत होती है उस चीज की भी, तो बिल्कुल अपन को बॉटम लाइन से चलना है। ठीक है, अभी थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्पीड बढ़ती चली जाएगी। अब ये देखो ध्यान से, ये जो मटेरियल है अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इसको क्या बोलते हैं, लाइनेन बोलते हैं। लाइनेन सूचर है ये। लाइनेन इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर ऑफ अ नेचुरल ओरिजिन। कुछ तीन चार के ही पिक्चर्स लगाए हैं, वो तो याद करने ही करने हैं, लास्ट में एक टेबल है उसको ध्यान से देखना है, बाकी को हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, मन किया तो देख लिया। डायग्राम इसलिए ही लगाए हैं ताकि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, थोड़ा सा लगे कि हाँ डायग्राम से हमें थोड़ा एक दो बातें याद रह जाएंगी। अगर यही पूछ लेता है कोई, लाइनेन एब्जॉर्बेबल है कि नॉन एब्जॉर्बेबल, ये तो आंसर ठीक हो जाएगा कम से कम। ठीक है, लाइनेन इज अ नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर, सर्जिकल सूचर ऑफ नेचुरल ओरिजिन। ये नेचुरल है और नॉन एब्जॉर्बेबल है। ठीक है जी, ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ लाइनम यूसी टेटिसियम। मैंने गलत बोल दिया, इसको थोड़ा खतरनाक नाम है यार, समझ लेना, मतलब थोड़ा भावना समझा करो, नहीं बोला जा रहा उससे, अभी दिख भी नहीं रहा ना बोर्ड पे, ज्यादा बड़ा दिखता है। तो बेसिकली ये प्लांट से लिया जाता है, मैंने इंटेंशनली इसलिए रखा है इसका नाम, ताकि एक आपको आइडिया हो जाए, जब मैं नेचुरल बोल रहा हूं तो आपको ये लगे कि ये कहां से मिलता है सर। सिल्क वाला पता है हमें, सिल्क वोम से मिलता है। कैटगट वाला पता है इंटेस्टाइन से मिलता है। तो ये लाइनन कहां से मिलता है, कहां से मिलता है ये लाइनन, ये लाइनम और ये जो भी आगे इसका नाम है, ये इस वाले प्लांट से मिलता है, इसलिए इससे इसका नाम पड़ा है लाइनन। तो अभी इतना डिस्कशन करने के बाद ये तो ध्यान देना चाहिए, लाइनम नाम का कोई प्लांट था और वो प्लांट नेचुरली होता है, उससे कुछ निकालेंगे दैट इज लाइनन, तो वो नेचुरल है। यही क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि नेचुरल है कि ये सिंथेटिक है, लाइनन इज नेचुरल। ऐसे ऐसे क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। कैटगट में इट इज ए, चलो एक बार इसको खत्म करते हैं। इट इज, ये जो लाइनन के बारे में पूरा कंफर्म करते हैं। इट इज मेड फ्रॉम द सेलुलोज फाइबर्स, इट इज मल्टी फिलामेंट। अब देखो दो तीन चीजें आ चुकी हैं, ये नेचुरल है और ये मल्टीपल फिलामेंट से बना हुआ है और ये नॉन एब्जॉर्बेबल सर्जिकल सूचर है। तो तीन चीजें इसी के अंदर खत्म कर दी हैं। द थ्रेड इज प्रोवाइडेड अलोन और इट कैन बी अटैच टू वन और टू सर्जिकल स्टील नीडल्स। ये हो सकता है कि पूरा ऐसे बंडल बना करके आपको दे दें, या फिर हो सकता है कि आपको नीडल के साथ भी वो अटैच करके दे दें। वो दोनों केसेस में देखने को आपको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा एक बात और बताओ, एक
ब्रेडिट्रम होती है। अब मैंने इसमें अलग से बताया नहीं है लेक्चर में, तो होपफुली आपको समझ में आ जाएगा। ब्रेडेड का मतलब क्या होता है? डॉक्टर राम, आपको तो पता होगा, हमने देखा था जब लेक्चर चल रहे थे आपके स्टार्टिंग में शायद। ब्रेडेड का मतलब क्या होता है? मल्टी फिलामेंट। मल्टीपल फिलामेंट से जो बना उसको ब्रेडेड बोल देते हैं, ठीक है। उसको टिश्यू की ग्रास भी ज्यादा अच्छी बनती है उसकी, ठीक है। और जो सिंगल फिलामेंट होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो टिश्यू की ग्रास भी इतनी अच्छी नहीं होती है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या होती है, ये स्किन है, अगर यहाँ पे हमने सूचर लगा दिया, थोड़ी सी भी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हुई तो स्किन को कट करते करते आगे चला जाएगा। जबकि मल्टीपल फिलामेंट वाला है, ब्रेडेड वाले में ये प्रॉब्लम्स नहीं आती है, ठीक है। तो कैटगट में क्या बोलना चाह रहा है, इट इज ए सर्जिकल सुचर मेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन ऑफ एनिमल्स सच एज शीप और गोट। इट्स ए नेचुरल एब्जॉर्बेबल मटेरियल दैट्स मेड फ्रॉम कोलेजन। ये कोलेजन से बना होता है, ठीक है, नेचुरली होता है कोलेजन। कैटगट इज यूज्ड फॉर सर्जिकल सुचर सच एज क्लोजिंग टिश्यू दैट हील्स क्विकली लाइक द ओरल म्यूकोसा। क्यों? क्योंकि ये जल्दी अब्जॉर्ब भी हो जाता है, तो जो जल्दी टिश्यू हील करता है तो वहां पे लगा देंगे, जल्दी हो भी जाएगा, तो अब्जॉर्ब हमें प्रॉब्लम नहीं है उसमें। प्लेन और क्रोमिक वाला मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, किसका क्या बेनिफिट होता है उसका वो भी बता दिया, वो पूरी कहानी याद रखना है आपको। चलो जी, अब आ जाते हैं पीजीए के ऊपर, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड। ये क्या है? ये सिंथेटिक है, एब्जॉर्बेबल है, दैट इज कॉमनली यूज्ड इन मेडिकल प्रोसीजर्स। ये मेडिकल प्रोसीजर्स में यूज किया जाता है, ऑब्वियसली सारे मेडिकल में यूज कर रहे हैं हम तो। इट इज बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। अब बायोडिग्रेडेबल है तभी तो क्या बोल रहे हैं इसको, एब्जॉर्बेबल बोल रहे हैं, कि ऑब्जर्वेबल। है ना, दैट ब्रेक्स डाउन एंड इज अब्जॉर्ब बाय द बॉडी ओवर टाइम। ये देखो मैं बस पढ़ के दिखा रहा हूं, और इसका मतलब कई बार देखो ये नहीं होता कि मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि मेरे को भी पता है कि बहुत ज्यादा आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा आप लोगों की तरफ से कि आप इतना ध्यान से सुने कि आपको ये नेचुरल है कि सिंथेटिक है कि एब्जॉर्बेबल है कि नॉन, वो यहां पे ही याद हो जाना चाहिए, या साथ में एक नोटबुक लिखो, साथ के साथ लिखते चले जाओ, तो बेनिफिट होगा इसका, है ना। कई चीजें ऐसी होती हैं वो आसान होती है, पढ़ानी पड़ती हैं, फिर भी अब क्या कर सकते हैं, है ना। प्रॉपर्टीज देखते हैं पीजीए सुचर्स की। पॉलीग्लाइकोलिक एसिड्स की प्रॉपर्टीज क्या है? स्ट्रेंथ के बारे में बात करें तो पीजीए सुचर्स हैव हाई इनिशियल टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड मेंटेन इट फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड। कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है, मतलब स्मूथनेस क्या है, कोटेड विद एनलोरिन एंड एल लाइसिन टू मेक देम स्मूथ एंड सॉफ्ट। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है स्मूथनेस के लिए, पीजीए सुचर्स जो होते हैं दे आर कोटेड विद एनलोरिन एंड एल लाइसिन। अब ये इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। इसका एक क्लासिफिकेशन भी होता है अलग से। कुछ सूचर्स ऐसे होते हैं जिनको कोट किया जाता है, यानी कि उनके ऊपर एक लेयर और लगाई जाती है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें ऊपर से कोटिंग नहीं की जाती है, वो अनकोटेड ही होते हैं, ठीक है जी। अब नोटिंग की बात करते हैं। पीजीए सूचर्स आर इजी टू नोट। जो पीजीए सूचर्स हैं, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है स्मूथनेस वाला है, वहां पे फोकस रखना आप। बायोडिग्रेडेबिलिटी, पीजीए सूचर आर, ये भी हो गया। अब इनर्ट, पीजीए सूचर्स आर इनर्ट एंड हैव अ लो टिश्यू रिएक्शन। अब ये इनर्ट किस मामले में बोल रहा है कि टिश्यू के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। अब ऐसे मत सोचना कि सर इनर्ट हो गया तो फिर वो अब्जॉर्ब कैसे होगा। अब्जॉर्ब तो हो रहा है वो, बट इनर्ट किस मामले में है ये, कि टिश्यू के साथ इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं होती, टिश्यू के साथ ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, उस बेसिस पे inert बोल रहे हैं। इस बात पे सवाल खड़ा कर दो आप सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर सर। सर आपने वॉइस बोला सर आपकी वॉइस एब्जॉर्बेबल है, तो इनर्ट कैसे हुआ? सर आपका वॉइस भी एब्जॉर्बेबल, ब्रेक हो रहा है सर। पूरा वॉइस आप नहीं आ रहा है भाई सर। क्या तो वॉइस ब्रेक हो अटक रहा रहा है? है सर। ओके ओके, एक मिनट रुको। एक काम करते हैं इसको, मुझे लगता है ना इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये यहां से लग रहा होगा बार बार। अभी ऐसे रखा हुआ हूं हाथ में तो ठीक है, माइक यस अभी सर। ठीक है। यस सर। हाँ, वो उस वजह से वो स्लिप हो रहा होगा बार बार, शायद वो साउंड आ रही होगी आपको। तो इसमें हमने क्या चीजें देखी, एब्जॉर्बेबल है, सिंथेटिक है, यानी कि हम बनाते हैं इसको लैब में हम बनाते हैं, और इसके ऊपर कोटिंग भी करते हैं, किस चीज की, एनलोरिन की और एल लाइसिन की। क्या पढ़ा है हमने, पीजीए पढ़ा है। नेचुरल है कि सिंथेटिक है ये, सिंथेटिक है। सिंथेटिक। एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है, होता है ऑब्जर्व सर, होता है absorb सर। होता है। कोटिंग है कि नहीं इसके ऊपर, है होता है सर। सर। बस ठीक है, ये तीन एल्लोरिन ही है। पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो राम कहानी है, ठीक है, जिसको टाइम पास करना हो तो थोड़ा पढ़ लेना। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैंने आपको बता दी। इसका यूज देख लेते हैं कहाँ पे होता है। वुंड क्लोजर में, टिश्यू अप्रोक्सीमेशन में, सबक्यूटेनियस सूचर्स, इंट्राडर्मल क्लोजर, एब्डोमिनल एंड थोरेसिक सर्जरी। मतलब कुछ याद मत करो, कोई टेंशन नहीं, छोड़ दो इसको भी। सारे इन चीजों के लिए यूज होते हैं, कोई स्पेसिफिक होता है। हम कशिंग की या कोनेल के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे तो समझ में आता है, एग्जांपल दो सर।
लैम्बर्ट सूचर की बात करेंगे तो समझ में आता है, परस्ट्रिंग सूचर की बात करेंगे तो समझ में आता है, फोर्ड इंटरलॉक का समझ में आता है। तो मतलब वहां पे हम थोड़ा फोकस करके देखेंगे एग्जांपल क्या है, अदरवाइज तो सब जगह पे यूज करते ही हैं। तो मतलब कुछ ऐसा खास एग्जांपल नहीं है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ पे काम आ जाएगा, ठीक है। वो आगे है, उनके ऊपर फोकस करना है। तो साथ के साथ ये भी बता के चल रहा हूं आपको, आपको किस चीज पे फोकस करना है। स्लाइड पे आए तो पूरा मत पढ़ने लग जाना, 3 पॉइंट बताइए वहां पे फोकस करना, या तो अलग से नोट मेकिंग कर लेना, या बस वो 3 पॉइंट पढ़ करके सीधा अगली स्लाइड पे। चलो जी, अब नायलॉन की ओर बात कर लेते हैं। नायलॉन क्या है? सिंथेटिक है। पीजीए क्या था? सिंथेटिक Synthetic. सिंथेटिक एब्जॉर्बल एब्जॉर्बेबल था, और ये नॉन एब्जॉर्बेबल। Non-absorbable. नायलॉन मतलब नहीं होगा अब्जॉर्ब सिंथेटिक में। तो पीजी और नायलॉन सिंथेटिक है, नायलॉन नहीं होगा अब्जॉर्ब, और पीजीए क्या हो जाएगा? अब्जॉर्ब हो जाएगा। ऐसे याद कर रहे, जैसे आपको ट्रिक बनानी है वैसे याद कर लें। उस ट्रिक का फायदा ये होता है कि आपको बार बार रिवाइज नहीं करना पड़ता, उस चीज को आपको एक बार ध्यान रह जाती है। अब ये क्या बोलना चाह रहा है? नॉन एब्जॉर्बेबल है, सिंथेटिक है, एंड मेड अप ऑफ पोलीएमाइड्स। ये पोलीएमाइड का बनता है। इट इज ऑफन यूज फॉर सॉफ्ट टिश्यू अप्रोक्सीमेशन एंड लाइगेशन इंक्लूडिंग इन कार्डियोवैस्कुलर, न्यूरोलॉजिकल एंड ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर्स। नायलॉन इज स्टिफ विच कैन मेक इट डिफिकल्ट टू हैंडल एंड टाई। थोड़ा सा ये इसका डिसएडवांटेज होता है, थोड़ा सा ज्यादा स्टिफ होता है, तो ये इसमें टाई लगाना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है? नॉन अब्जॉर्बेबल, सिंथेटिक, और ज्यादा से ज्यादा किसी का मन करे तो पोलीअमाइड आप यूज कर सकते हो। पोलीअमाइड से बना होता है। ये 3 पॉइंट ही इसके अंदर याद रखने हैं, पूरा ऊपर से नीचे तक नहीं पड़ता है। हाँ। अब थोड़ा सा हमने पहले एरोब से वो बना दिया था नेचुरल, सिंथेटिक, फिर नेचुरल के अंदर क्या बताया था हमने? एब्जॉर्ब कौन सा होता है, नॉन, फिर सिंथेटिक में एब्जॉर्ब, नॉन एब्जॉर्ब। वो एक आइडिया सा, जनरल आइडिया मैंने आपको दे दिया था। अभी हम सारे के सारे पॉइंट्स देखेंगे कि अलग अलग क्लास, हर एक क्लासिफिकेशन को अलग अलग बेसिस पे देखेंगे, सभी क्लासिफिकेशन को, ठीक है। जैसे ये हम पढ़ चुके हैं बेस्ड ऑन एब्जॉर्बेबिलिटी, ये अब्जॉर्बेबल वाले हैं, ये नॉन। वो डेफिनेशन दी हुई है, ये आप लगाएंगे तो अब्जॉर्ब हो जाएंगे। कहाँ पे लगेंगे? बॉडी के अंदर लगते हैं यूजुअली। और नॉन अब्जॉर्ब वाले कहाँ पे लगते हैं? वो बाहर लगते हैं। क्यों लगते हैं बाहर? क्योंकि बाहर के बाहर उनको निकाल भी सकते हैं हम, इसलिए अब्जॉर्ब करवाने की जरूरत ही नहीं है हमें। इनके एग्जाम्पल क्या है? इसका एक कैटगट एग्जाम्पल है, या बिक्राइल वाला एग्जाम्पल है, ये याद कर सकते हैं क्योंकि फेमस है ना काफी, ठीक है। इसमें क्या, सिल्क और नाइलॉन जो है, ये दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। मतलब बाकी सब छोड़ देना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वाले जो बताए हैं कैटगट, बिक्राइल वाला, और इवन डेक्सोन भी आप देख सकते हो। और यहाँ पे नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क और नाइलॉन वाला, ये 3-4 एग्जाम्पल है ना, आपके सिर्फ इसमें काम नहीं आएंगे, एब्जॉर्ब और नॉन एब्जॉर्ब में, ये बाकी के क्लासिफिकेशन है वहां पे भी काम आएंगे। तो ये 3-4 या 5 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, और इन्हीं एग्जाम्पल्स को आप सब जगह देख लेना कि इनमें से सिंथेटिक कौन सा है, नेचुरल कौन सा है, एब्जॉर्ब कौन सा होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल कौन सा है, क्या क्या यूसेज है। तो सारे इन 5 एग्जाम्पल से ही सारा का सारा क्लासिफिकेशन खत्म कर देंगे हम, ठीक है। बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर क्या है बताया मैंने आपको, मल्टीपल फिलामेंट होते हैं, जिसमें इसको ब्रेडेड भी बोल देते हैं, और मोनोफिलामेंट वाला भी होता है। इसमें इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? अब एक तो मल्टीपल फिलामेंट है, यही डिफरेंस हो गया इसके अंदर। दूसरा क्या, उसमें सिंगल स्टैंड है। साउंड का प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा ना अभी? No, sir. वो मैं गलती से दूसरे उसमें ले गया था हाथ में इसको। चलो बढ़िया है, अच्छी बात है। तो अभी मल्टीपल फिलामेंट ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे कि मोनो वाले? Multi. नोट सिक्योरिटी आपको किस में ज्यादा लगते हैं कि मल्टीपल फिलामेंट से जो लगा होगा उनकी आपस में नोट लगाएंगे, वो उनका नोट ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहेगा, या सिंगल एक थ्रेड है जो स्लिपरी भी हो सकता है, ऑब्वियसली प्लेन ही रहेगा वो, तो उसमें ज्यादा नोट का चांसेस रहेगा? सिंगल मोनोफिलामेंट में अच्छा, देख के मत बोलना, कोई दिक्कत नहीं, जो मन में आ रहा है वही बोलो बस। मोनोफिलामेंट के अंदर स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग रहेगा क्या नोट सिक्योरिटी? नोट सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? इसको यू नोट लगा रहे हैं, वो किस में लगता है आपको? किस में चांसेस है कि नहीं निकलेगा? चांसेस आर रेयर कि नहीं Multi. निकलेगा। मल्टी में ही होगा मल्टीपल फिलामेंट है ना यार, आपने देखा भी होगा बहुत बार, आप लगाते हैं और सिंगल ही एक ही फिलामेंट है बिल्कुल, और वो निकल जाता है बार बार। आपके शूज की जो लेसिस होती है उनमें मल्टीपल फिलामेंट होती है, ग्रास्पिंग हो जाती है, तो वो बंधी रहती है, ठीक है। और बहुत सारी चीज, अब मेरे को कोई एग्जांपल परफेक्ट याद नहीं आ रहा कि मैं घरेलू कोई एग्जांपल आपको दे दूं जो सिंगल, जो स्लीपरी रहता है मोनोफिलामेंट वाला, उसमें नोट नहीं लगता है। थोड़ा आप भी सोच सकते हैं प्रैक्टिकली, बहुत ही सिंपल बात है, मतलब बताने वाली बात भी नहीं है, कॉमन सेंस की बात। चलो जी, स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा रहेगी, मोनो की Multiple. मल्टी की? मल्टीपल फिलामेंट की स्ट्रेंथ ज्यादा ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब नोट सिक्योरिटी पे आ जाओ, ये हो ही गया। टिश्यू ड्रैग, देखो अगर फिलामेंट्स ज्यादा है तो ग्रास्पिंग ज्यादा हो रही है, तो टिश्यू को भी ड्रैग वो ज्यादा करेगा। कोटिंग, इसमें अवेलेबल विद कोटिंग्स टू रिड्यूस
ड्रैग की कोटिंग भी आती है इसके साथ, इसमें कोई कोटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि मोनोफिलामेंट को कोटिंग के हिसाब से यूज ही नहीं कर रहे हैं, मल्टीपल फिलामेंट के ऊपर कोटिंग कर देते हैं ताकि स्मूथनेस आ जाए, क्योंकि बहुत सारे फिलामेंट्स होते हैं ना उनके अंदर। फॉर एग्जांपल हैवेल्स की जो आपने देखा होगा घर में इलेक्ट्रिसिटी की आप वो फिटिंग करवाते हैं, तो वो रेड और ब्लू कलर की वायर होती है, तो उनके ऊपर एक फिलामेंट और होता है स्मूथनेस के लिए, अगर वहां से भी कट लग जाए तो प्रॉपरली वो काम करे, खराब ना हो। क्यों, उसका नुकसान क्या होता है वैसे, कोई मेरे को बता सकता है? अगर मल्टीपल फिलामेंट है उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? हो सकता है कि उनके उन मल्टीपल फिलामेंट्स के बीच में कोई बैक्टीरिया या वायरस हो, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, कैच कर सकता है वो इन्फेक्शन को, उसमें ऐसा चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों होते हैं? क्योंकि स्पेस रहेगा ना थोड़ा बहुत उनके बीच में, इसीलिए उनको कोटिंग भी की जाती है ताकि इन्फेक्शन ना आए उनके अंदर। ठीक है, फिर भी लेकिन कंपैरिजन करना पड़ेगा तो चांसेस इसमें थोड़े ज्यादा रहते हैं, हालांकि सारे स्टरलाइज होते हैं, बट चांसेस इसमें है कि आ सकता है इन्फेक्शन इसमें। अब यूज इन कंटामिनेटेड एरियाज, ठीक है, ये इसमें यूजुअली ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, छोड़ो इसको, काट देना, कोई दिक्कत नहीं। रिस्क ऑफ कैलकुलाई फॉर्मेशन कैन फॉर्म नाइडस फॉर ब्लेडर, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ो। क्या क्या पॉइंट याद रखने हैं आपको इसमें? मल्टीपल फिलामेंट में इसको ब्रेडेड बोलते हैं, एक तो ये बात ध्यान रख लेना, और दूसरा क्या याद रखना है आपने, टिश्यू ड्रैग इसमें ज्यादा रहता है, जहां से क्वेश्चन आए वही चीज याद रखते हैं ना, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मल्टीपल फाइबर्स ट्विस्टेड ब्रेडेड, मल्टीपल फाइबर है, ये तो कॉमन सेंस की बात है, नाम से पता लग जाएगा आपको। अगर ये पूछना चाह रहा होगा मल्टीपल फाइबर किसमें है, तो मल्टीपल फिलामेंट नहीं देगा, वो आपको किस नाम से देगा? ब्रेडेड नाम से देगा, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए, बच्चे को समझ में नहीं आएगा ब्रेडेड, मल्टीपल फिलामेंट तो गैस मार लोगे आप, तो ब्रेडेड बोल सकते हैं आपको, तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है, ये टिश्यू जो ड्रैग करता है ये ज्यादा करता है और उसमें नोट सिक्योरिटी बेटर होती है, यहां पे भी आप 3 पॉइंट याद करोगे तो आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए हैं, ये एग्जाम्पल आप यहां से याद कर सकते हो, मैं एग्जाम्पल का किसी का नाम नहीं बोलूंगा अभी, क्योंकि तो मतलब ये सीधा लिखे हुए हैं, तो मैं एग्जाम्पल का नाम बोल बोल के क्या करना है बार बार, ये वही सेम चीजें हैं जो हमने बताई हैं, इसमें बस थोड़ा सा डिफाइन कर दिया है इसको, मल्टीपल स्ट्रैंड्स वोवन टुगेदर स्ट्रोंगर बट मोर टिश्यू ड्रैग, टिश्यू ड्रैग जो होगा ज्यादा होगा किसमें? ब्रेडिड वाले में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसमें मल्टीपल थ्रेड्स आर वेव टुगेदर, काफी सारी जो थ्रेड्स होती हैं वो एक साथ बनाई जाती हैं, इसके भी काफी टाइप होते हैं ट्विस्टेड मल्टीपल फिलामेंट वाले के भी, लेकिन अपने काम की चीज नहीं, ज्यादा याद नहीं करना है, कम से कम याद करना है, क्योंकि टॉपिक्स और भी ज्यादा हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और वहां से क्वेश्चन भी ज्यादा आते हैं, तो ऐसी चीजों में ज्यादा नहीं जाना चाह रहा मैं, और मैं आपकी भी एनर्जी वेस्ट नहीं करवाना चाह रहा, इसलिए मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, जहां से क्वेश्चन नहीं आया तो उसको बिल्कुल, और चांसेस भी कम है, उसको बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। बेस्ड ऑन मटेरियल, नेचुरल सिंथेटिक इसके एग्जांपल दे दिए हैं, इसका मतलब क्या होगा? ड्राइड फ्रॉम बायोलॉजिकल मटेरियल में कोज मोर टिश्यू रिएक्शंस, है ना, नेचुरल है तो बताया भी था, प्लेन कैटगट वाला होता है, शेप गोट से निकालते हैं उसके इंटेस्टाइन से, तो उसमें टिश्यू रिएक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए उसके ऊपर कोटिंग किस चीज की कर देते हैं? क्रोमियम। क्रोमिक Chromium साल्ट, sulfate and trioxide. क्रोमिक ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक सल्फेट, क्या है ये? दीज आर द साल्ट्स ऑफ क्रोमियम। Chromium. अब बेस्ड ऑन कोटिंग के बेसिस पे क्या है, अब देखो, कवर्ड विद सब्सटेंसेस लाइक सिलिकॉन टू रिड्यूस टिश्यू ड्रैग, मैंने बताया ना आपको, मल्टीपल फिलामेंट है उनके ऊपर अगर वो कर देंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस भी कम हो जाएंगे उसके अंदर, और दूसरा ये क्या बोलना चाह रहा है, टिश्यू ड्रैग भी थोड़ा कम हो जाएगा, स्मूथनेस आ जाएगी उसके अंदर। ठीक है, अब अनकोटेड में नो कोटिंग और मोर फ्रिक्शन बट बेटर नोट सिक्योरिटी, ठीक है, मतलब ये बहुत ही कॉमन सेंस की बातें हैं, अभी क्या बताना है इसमें। एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि वो जो 5 एग्जाम्पल थे, वो सभी 5 के 5 एग्जाम्पल को ऐसे याद कर लेना कि बिल्कुल वो याद होना चाहिए परमानेंटली, मतलब कभी भी कोई भी पूछे वो तो याद होना ही चाहिए, अगर वो याद नहीं किए तो फिर सूचर इतना टाइम लगा रहे हैं कोई मतलब नहीं है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दिया, वो मिनिमम टू मिनिमम है, 5 एग्जाम्पल आपको होने चाहिए बिल्कुल, और उन सभी 5 एग्जाम्पल्स में आपको एग्जैक्टली ये पता होना चाहिए कि अब्जॉर्बेबल कौन सा है, इनमें से नॉन अब्जॉर्बेबल कैटेगरी कौन सी है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा, नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, किसका यूसेज कहां पे है, वो छोड़ भी देंगे तो चलेगा, क्योंकि जनरल से यूसेज होते हैं, कोई उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, किस किस मटेरियल के वो बने होते हैं वो सारी चीजें, वो 5 एग्जांपल्स के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, प्लेन वर्सेस क्रोमिक कैटगट का हमने बता ही दिया था, अब्जॉर्प्शन टाइम किसका ज्यादा होगा? क्रोमिक का सर, क्रोमिक। क्रोमिक का क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि उसकी कोटिंग की है सर। Coating है कर chromium. दिया, उसकी वजह से Coated with एंजाइमेटिक chromium. एक्टिविटी कम होगी और उसकी वजह से वो डिग्रेड भी लेट होगा, अब डिग्रेड लेट होगा तो उसका अब्जॉर्प्शन लेट ही होगा, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा उसमें।
कोटिंग किस में करते हैं? क्रोमिक में करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। इसमें किससे करते हैं? क्रोमिक साल्ट से करते हैं, जैसे कि मैंने बताया था क्रोमिक ट्राइऑक्साइड या क्रोमिक सल्फेट। टिश्यू रिएक्शंस की अगर हम बात करें, इसमें इंफ्लेमेशन हो जाती है प्लेन वाले में, इसमें चांसेस कम होते हैं इसके कंपैरिजन में, क्योंकि क्रोमिक साल्ट जो है रिएक्टिविटी को रिड्यूस कर देता है, काफी कम कर देता है टिश्यू रिएक्टिविटी को, ठीक है। जबकि इसमें प्लेन वाले में रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, टिश्यू रिएक्शन ज्यादा होती है। स्ट्रेंथ रिटेंशन क्या है? वीकन्स हो जाता है क्विकली। क्यों जल्दी होगा वीकन क्विकली? क्योंकि इसके अंदर टिश्यू रिएक्शन भी है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी भी इसमें ज्यादा हो रही है, तो ऑब्वियसली वीक हो जाएगा, क्योंकि अब्जॉर्ब हो रहा है, और अब्जॉर्ब हो रहा है तो वीक भी जल्दी हो जाएगा। ये ज्यादा टाइम तक रहता है, दिखा भी वहां पे 20 से 40 दिन के लिए रहेगा, ये हफ्ते से 10 दिन के लिए रहेगा बस। कॉमन यूज केसेस क्या है? शॉर्ट टर्म सुचरिंग, लाइगेचर, मिकोजल क्लोजर। मतलब मेन बात क्या है? शॉर्ट टर्म सुचरिंग के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म, यानी हफ्ते से 10 दिन के लिए। ये लॉन्ग टर्म इंटरनल क्लोजर करना हो, ये यूटेराइन रिपेयर करना हो, क्योंकि हम देखते हैं कि सुचर करने के 25 दिन के आसपास वो खुद से हील हो जाता है, उसके बाद उसके चांसेस नहीं रहते कि वो फिर से ओपन अप हो जाएगा। वो इतना हीलिंग हो जाती है, फाइब्रोसिस इतना हो जाता है उसके आसपास टिश्यू के, तो उसमें फिर सुचर की प्रॉब्लम नहीं है, अगर अब्जॉर्ब भी हो जाए तो ये तो 20 से 40 दिन दे रहा है, तो प्रॉब्लम ही नहीं है कुछ। और हफ्ते से 10 दिन वाला अंदर लगा देते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि अब्जॉर्बेबल तो दोनों ही है, बट इंटरनली कौन सा यूज करेंगे? रिस्क फ्री प्लेन। क्रोमिक वाला यूज करेंगे, क्योंकि काफी टाइम तक रहता है इंटरनली, काफी टाइम तक रहेगा, क्योंकि हमें नहीं पता लगेगा अगर वो सूचर ओपन हो गया तो इंटरनली। बाहर वाला तो फिर भी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि इसका क्या चल रहा है, तो अंदर वाले में हम वो रिस्क नहीं लेंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ के बेसिस पे हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ किसकी होती है? लो टेंसाइल। ये स्टेनलेस स्टील ही बोल दिया तो बात ही खत्म होगी। टेंसाइल स्ट्रेंथ इससे ज्यादा भी किसकी हो सकती है ना? तो किस केसेस में यूज करेंगे? टेंडन हुआ, लिगामेंट हुआ, या बोन फिक्सेशन हुआ, ऑर्थोपेडिक्स के अंदर भी हम यूज कर लेते हैं इसको। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ में यूज फॉर डेलिकेट टिश्यू, जैसे कि प्लेन कैटगट हुआ है आपका, विक्राइल हुआ। ये देखो, मैं आपको वो सारी चीजें याद नहीं करवा रहा हूं, बट मैं नेक्स्ट क्लास में आते ही सबसे पहले यही पूछूंगा कि वो 5 एग्जाम्पल की सभी क्लासिफिकेशन हर एक एग्जाम्पल में पूछेंगे। ये जैसे विक्राइल है कि ये नेचुरल है, सिंथेटिक है, इसका यूसेज क्या है, अगर इंपॉर्टेंट है तो कोई पॉइंट, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। मटेरियल क्या यूज होता है, मल्टीपल फिलामेंट है कि कोटिंग होती है कि नहीं होती, वो सारी चीजें आपसे पूछेंगे, ठीक है, 5 एग्जाम्पल का। अब बेस्ड ऑन यूसेज, जनरल क्लोजर सुचर के लिए ये यूज करते हैं, विक्राइल हुआ आपका। कार्डियोवैस्कुलर के लिए हम प्रोलीन यूज कर लेते हैं। ऑप्थेल्मिक के लिए मैंने पहले ही बताया था, नाइलॉन को यूज कर लेते हैं। ऑर्थोपेडिक्स के लिए क्या यूज करते हैं? स्टेनलेस स्टील को यूज करते हैं। इस पे तो हमारा डिस्कशन हो गया था अच्छा खासा। न्यूरोलॉजिकल सुचर में हम पॉलीप्रोपाइलिन या नाइलॉन दोनों को ही यूज कर लेते हैं। बेसिकली न्यूरोलॉजिकल और जो ऑप्थेल्मिक वाला है, आप उसमें आप देख रहे होंगे नाइलॉन यूज कर रहे हैं दोनों में। तो बेसिकली जो बहुत ही सेंसिटिव पार्ट होता है वहां पे हम नाइलॉन को यूज कर सकते हैं। अब नाइलॉन और पीजीए दोनों एक साथ ही पढ़े थे हमने, बता दो डिफरेंस क्या है? सर ऑब्जर्वर नॉन ऑब्जर्वर दोनों। एक ऑब्जर्वर है ये पीजी, अब्जॉर्बेबल है, ये अब्जॉर्ब नहीं होगा। नहीं और है। दूसरा, सिंथेटिक दोनों सिंथेटिक है सर ये। दोनों सिंथेटिक है। और तीसरा, सर, कोटेड है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल पीजी बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल। तो एलाइसिन के पहले क्या लिखा हुआ था वो? बायोडिग्रेडेबल है एन यूरिन और बायोडिग्रेडेबल एलाइसिन। वेरी एल गुड। एन यूरिन और एलाइसिन। और नाइलॉन, अब तीसरे और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बचा नाइलॉन का तीसरी बारी में? पॉलीएमाइड का बना हुआ सर। पॉलीअमाइड का बना हुआ है। और अभी क्या पॉइंट बताए? न्यूरोलॉजिकल में बायोडिग सर यूज होता है न्यूरोलॉजी और ऑप्थेलॉजी में यूज करते और ऑप्थेलॉजी में यूज करते हैं। काफी। और ऑप्थेल्मोलॉजी में भी, मतलब ऑप्थेल्मोलॉजी में नहीं बोल सकते, ऑप्थेल्मिक सूचर लगाते हैं, मतलब ऑप्थेल्मिक यूज। बेस्ड ऑन साइज में मैंने आपको बताया यूएसपी और मैट्रिक सिस्टम, दो सिस्टम होते हैं। तो मैट्रिक में सीधा क्या है? सीधा मैथ है, जितनी ज्यादा लेंथ होती जाएगी डायमीटर उतना ज्यादा होता जाएगा मैट्रिक साइड में। जैसे यहाँ पे 0.5 से 0.1 लिख दिया, 1 to 7 लिख दिया, 2 ये 1.5 लिख दिया, ये यहाँ पे कर दिया। तो ये देखना ध्यान से क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ये यहाँ से डिसेंडिंग ऑर्डर है कि असेंडिंग ऑर्डर है? डिसेंडिंग। डिसेंडिंग ऑर्डर। और ये क्या है? असेंडिंग। ये असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग है ना? ये नंबर्स बढ़ते सर। जा रहे हैं ना? यस सर सर। ये असेंडिंग है सर, नीचे पहले वाला असेंडिंग ऑर्डर में सर है। चलो मतलब डिसेंडिंग है सर। चलो डिसेंडिंग असेंडिंग को छोड़ दो, गोली मारो उसको। सीधी सी बात मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ये अपोजिट है कि नहीं दोनों आपस में? यस सर। यस सर। बस इतनी सी बात है यार।
मैट्रिक का पता है हमें क्या होता है, जितना ज्यादा मिलीमीटर में साइज होगा, डायमीटर होगा, उतना ज्यादा थिक होगा कि थिन होगा? ठीक होगा। सर। जितना डायमीटर ज्यादा उतना कितना थिक होना चाहिए ना, ठीक थिन होगा, यस सर। ठीक सर, ठीक। भाई डायमीटर किसी का ज्यादा है तो थिक होगा ना, वो थिन कैसे हो Yes, जाएगा, sir. है ना? ठीक होगा सर। तो ये इंक्रीज हो रहा है डायमीटर की डिक्रीज हो रहा है नीचे की तरफ? इंक्रीज हो रहा है। बढ़ रहा है सर, Increase होगा ना? इंक्रीज। तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ऊपर है वो थिन थिन रहेंगे, नीचे आते आते ज्यादा थिक होने लग जाएगा, यही बात है ना? यस सर। और यूएसपी में तो हमें उल्टा कर देना है, सोचना है, दिमाग नहीं लगाना उसमें, मैट्रिक का ध्यान रख के उसका उल्टा कर देंगे बस, जो भी नंबरिंग दी होगी। अब ये सबसे थिन है, फिर ज्यादा थिक, फिर ज्यादा थिक, फिर बहुत ज्यादा थिक। तो इसका यूसेज देख रहे हैं, एक आइडिया ले रहे हैं कि बहुत ज्यादा जो थिन होता है, जिसका साइज 0.5 से 1 mm तक ही होता है, वो कहाँ पे यूज कर सकते हैं? हम माइक्रो सर्जरी में यूज करते हैं उसको, या ऑप्थेल्मिक सर्जरीज के अंदर यूज करते हैं। लगा लीजिए आईलिड हुआ, ऑप्थेल्मिक सर्जरी का कोई एग्जांपल दे सकता है क्या मेरे को? इनिक्लिस। एंट्रोपियन, न्यूक्लियस एंट्रोपियन इनिक्लिस। सर पिंक आई। हाँ ठीक है, और बताओ। एंट्रोपियन, एक्टोपियन, एंट्रोपियन। चेरी आई। बस यही बुलवाना चाह रहा था मैं, आ गया मेरा। एक्ट्रोपियन और एंट्रोपियन। ये ट्रोपियन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा इसका? आउटवर्ड, आउटवर्ड। नहीं, मैं ट्रोपियन का मतलब पूछ रहा हूँ खाली, पूरा आप तो डेफिनेशन बता दे रहे हो उसकी, क्योंकि दोनों में ट्रोपियन तो कॉमन आ रहा है ना, एक्ट्रोपियन हो या इंट्रोपियन हो, दोनों में ट्रोपियन तो कॉमन है। अब इसका मतलब पता लग जाएगा फिर तो देख लेंगे। ट्रोपियन का मतलब होता है टर्निंग। आईलिड। टूवर्ड्स, आईलिड का टूवर्ड्स टर्निंग। आई, टूवर्ड्स आई हो जाता है। छोड़ो, ट्रोपियन का सेंटर। मतलब क्या है? टर्निंग हो जाना। टूवर्ड्स, वर्ड का मतलब टर्निंग है, बेसिक मतलब जो मेन उसका फंडामेंटल है, ट्रोपियन का मतलब टर्निंग हो जाना। ठीक है। टूवर्ड्स आई। अब अगर आईलिड जो है वो अंदर की तरफ टर्न हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे? एंट्रोपियन। एंट्रोपियन। इंट्रोपियन बोलेंगे। जैसे कि एंडोथीलियल लेयर बोल सकते हैं। एंडो ई एन वर्ड यूजुअली किसके लिए यूज करते हैं हम? साइड के लिए यूज करते हैं, अंदर की इनर, तरफ। इनर। इसको अगर ये घूम जाती है आईलिड तो क्या बोलेंगे? इंट्रोपियन बोलेंगे। अगर यही आईलिड बाहर की तरफ घूम जाती है, रेड रेड वाला जो अंदर होता है बाहर की तरफ दिखने लगता है, उसको क्या बोलेंगे? एक्ट्रोपियन। एक्ट्रोपियन जो होता है लोअर आईलिड में होता है, वो किसी में भी हो सकता है, कॉन्जेनाइटल भी हो सकता है, मे भी हो सकता है पैथोलॉजिकल भी हो, किसी डिसीज की वजह से हुआ हो। अब देखो, एक्ट्रोपियन और इंट्रोपियन मैंने यहाँ पे डिस्कस क्यों किया, क्योंकि कुछ टेक्निक्स होती है वहां पे कंफ्यूजन होता है, उनका एग्जांपल ध्यान नहीं आता, अभी तो यहाँ पे खत्म कर देते हैं। कौन सी टेक्निक यूज करते हैं हम इंट्रोपियन के लिए? सूचर टेक्निक्स में से, जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो इंटरलॉक लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, पता नहीं क्या क्या। बताओ उसमें से कोई टेक्निक यूज होती है जो उनके लिए? हॉरिजॉन्टल। एक बेसिक सा मैं बता देता हूँ, यूजुअली किस तरह की टेक्निक यूज होती है। एक इवर्टिंग होती है, एक इन्वर्टिंग होती है। समझ में आ गया ना बात? इवर्टिंग और इन्वर्टिंग। इवर्टिंग का मतलब क्या हुआ? बाहर की, जैसे ये बीच दो में। बूंद की दो एजिस हैं, ये एजिस बाहर रखेंगे सूचर करके, या अंदर की तरफ लगा देंगे एजिस को सूचर करके? बाहर देखो, करेंगे सर। बाहर की तरह सर। है ना? इवर्टिंग में बाहर की तरफ होनी चाहिए वो, राइट? और यस सर। इन्वर्टिंग में अंदर की तरफ अंदर होनी की चाहिए। तरफ। अब तीन ही तरीके से आप अप्रोक्सीमेट कर सकते हो एजिस को, या तो सीधा मिला दो उनको, या ऐसे अंदर की तरफ कर दो उनको और ऊपर से सूचरिंग कर दो उनकी, अंदर की तरफ हो जाएंगे वो, या फिर बाहर की तरफ हो जाएंगे। अब इक्ट्रोपियन अगर है किसी को, एनिमल को, तो क्या कौन सी टेक्निक यूज करेंगे उसमें? इवर्टिंग वाली करेंगे कि इन्वर्टिंग वाली करेंगे? इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग। क्या हो जाएगा मतलब, क्योंकि ऑलरेडी बाहर तो है ही, तो उसको अंदर की तरफ करना है हमें, इन्वर्टिंग हो जाएगा। और किसी की अंदर की तरफ यानी इंट्रोपियन है, उसमें क्या इवर्टिंग करेंगे, इन्वर्टिंग करेंगे उसमें? इवर्टिंग। उसमें इवर्टिंग कर देंगे, इन्वर्टिंग उल्टा करेंगे। इसी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। तो ये बहुत ही डेलिकेट टिश्यू है आंख, या फिर बहुत ज्यादा थिक है भैंस की स्किन के जैसा? काफी डेलिकेट है, डेलिकेट। तो उसमें थिन सुचर यूज करेंगे। कितना थिन? 0.5 से 0.1 mm हम यूज कर सकते हैं ऐसी माइक्रो सर्जरीज के लिए। या अगर यूएसपी में पूछा जाता है तो 7 to 10 आप बोल सकते हैं। ठीक है, आप ये याद कर लेना, बस ये नंबर देख लेना, 0 से 2, 3 से 4, 5 से 6 और 7 से 10। स्टार्ट कितने से हुआ? 0 से 2 से होता होता 2 का गैप आ रहा है सर में,
0 से 2, 2 से 4, 4 से 6 और उसके बाद 7 से 10 ही बोल दिया सीधा, बस उससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम, सीधा ये बोल दिया। बस ये नंबरिंग याद होनी चाहिए आपको यूएसपी की, कौन किस में क्या आएगा। 4 ही हम पढ़ रहे हैं, ये मैट्रिक के हिसाब से देख रहे हैं, इनका उल्टा कर देंगे तो पता लग जाएगा क्या आ रहा था इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा सा साइज और बढ़ाते हैं तो वेस्कुलर या प्लास्टिक सर्जरी में या स्मॉल वुंड क्लोजर के अंदर ये काम में आ जाते हैं। थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा दी तो, और ज्यादा थिकनेस बढ़ा दी तो क्या होगा, जनरल जो क्लोजर होते हैं, मसल या स्किन क्लोज करते हैं डॉग्स के अंदर या लार्ज वुंड्स के अंदर, वो यहाँ पे काम में आती हैं। और इससे भी ज्यादा थिक है तो ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर्स में वो यूज कर सकते हैं, या फिर लार्ज एनिमल सर्जरीज में यूज कर सकते हैं। यूजुअली कैटल एंड बफेलो की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि कैटल एंड बफेलो के अंदर हम बहुत ज्यादा थिक सूचर क्यों लेते हैं, क्योंकि इनकी स्किन को भी ड्रैग करना होता है, काफी थिक भी होती है वो। तो उस थिक स्किन को अगर उसमें वुंड है, कोई इंसिजन दिया है, उसको अप्रोक्सीमेट हमें करना है, तो उसके लिए थिक सूचर मटेरियल चाहिए होता है, क्योंकि उनकी एक तो स्किन बहुत ज्यादा टाइट होती है और उसकी वजह से उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है वो ज्यादा होती है। उस टेंसाइल स्ट्रेंथ को रखने के लिए तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा, अगर हमने पहले से डिसाइड कर लिया कि टेंसाइल स्ट्रेंथ इसका इतना होना चाहिए सूचर का, तो उसके बाद वो थिक भी होना चाहिए। ज्यादा थिन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अगर ज्यादा थिन होगा तो उसकी वजह से बताया था मैंने पूरा क्या प्रॉब्लम हो जाती है, ज्यादा थिन होता है तो रैप्चर हो टेंसाइल जाएगा। स्ट्रेंथ भी ज्यादा है किसी चीज, है ना, वो पूरा पेनिट्रेट कर करके पूरा स्किन को टीयर कर देगा सर। काट देगा, इंसाइज कर देगा बिल्कुल। समझ रहे हो मेरी बात। यस सर। आपने देखा भी होगा कुछ सूचर्स में ज्यादा ही टाइट कर दिया, लेकिन वो सूचर जो था वो काफी थिन था, तो उसकी वजह से पूरी स्किन ही कट जाती है उसमें। उसलिए जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा रहती है, स्किन लगा लीजिए काफी थिक है उस एनिमल की, या कोई ऐसे पार्ट पे आप सर्जरी कर रहे हैं, बोन पे, टेंडन पे या लिगामेंट पे, जहां पे बहुत ज्यादा थिकनेस टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए, तो वहां पे बहुत ज्यादा थिन अगर आपने लगा दिया तो वो काट देगा उस चीज को। तो वहां पे थोड़ा थिक हमें यूज करना होता है। इसलिए एक जनरल सा आइडिया आ गया होगा आपको